हमारे साथ में गुफरान सैफ़ी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। से बातचीत करेंगे वक्फ़ मामले को लेकर। वक्फ़ की आज जो है संसद में बिल पेश हुआ। किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बिल को पेश किया। लंबी बहस हुई 9 घंटे की। उस दौरान काफ़ी चर्चा परिचर्चा हुई, जिस पर जो है पक्ष और विपक्ष मुखर रहे, एक दूसरे पर हावी भी रहे। इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, समाजवादी पार्टी क्या रुख अपना रही है। शुक्रिया शुभम भाई कि आपने इस विषय के बारे में मुझसे जानना चाहा। देखिए, बात समाजवादी पार्टी तो हमेशा प्रखर तरीके से सामने आई है और बोलती रही है, चाहे वो मुसलमानों की आवाज़ हो या कहीं पे भी जहाँ भी लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को न चलाया जा रहा हो और असंवैधानिक चीज़ें अगर कहीं पे होती हैं तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं। और आज भी आपने देखा होगा सदन में, संसद में, जहाँ पे ये बातें उठी। ये बिल वफ़ का लाने की ज़रूरत क्या थी, मुझे ये नहीं समझ में आता। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक तरीका है, किसी एक कौम के चीज़ों को पीछे पड़ के दबाने की बातें हैं और इसके अलावा भाजपा के पास अब कुछ बचा नहीं है। 2014 से जब से सत्ता में आए हैं, इनको सारी चीज़ें जो डिमॉलिश होनी है या जो चीज़ें ख़त्म करनी है, कहीं न कहीं उसमें वो चेहरा दिखता है कि ये मुसलमानों का आहित करने के लिए ही सरकार बनी है। ये आज मैं खुल के आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ। 3 तलाक मुद्दा आप लेके आए, चलिए वेलकम है, सारी चीज़ें हैं। नोटबंदी आप लेके आए, पूरे आवाम के लिए आप लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कैब लेके आए, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए, उसको आपने सीएए एनआरसी में कन्वर्ट किया, बिल पास किया। वहाँ पे भी काफ़ी नाइत्तेफाकियाँ थी, बहुत से लोग नहीं चाहते थे, हुआ, फिर भी आपने इम्प्लीमेंट किया। अब मुझे समझ नहीं आता कि खाली आप वफ़, सीएए और ये नोटबंदी और 3 तलाक, इसके अलावा मुद्दा क्या बचा है आपके पास? और आप हो कौन कि वफ़ की प्रॉपर्टी में आप इंटरफेयर कर सकते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। वफ़ जो प्रॉपर्टी होती है, ये व्यक्तिगत इंसान की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल एक इंसान की प्रॉपर्टी है। जैसे मेरा अपनी ज़मीन है, मेरे बाप दादा की ज़मीन है, उन्होंने उस ज़मीन को अपने औलादों के लिए, आले औलाद या आले अवाम के नाम वफ़ कर दिया। कहीं मस्जिद वफ़ होती है, कहीं ज़मीन कब्रिस्तान के लिए वफ़ होती है, कई वफ़ की प्रॉपर्टी पे मस्जिदें बनी हुई हैं, तामीर हैं, वहाँ पे मार्केट्स बनी हुई हैं, सारी सारी चीज़ें हैं। आप कहाँ से आ गए बीच में कि आप उसको अमेंड करोगे? उसमें जो है जैसे अभी चर्चा हुई कि एक मंदिर का मसला, तमिलनाडु की एक मंदिर है, जी। उसमें मसला है। इसके बाद सूरत का जो है नगर पालिका है, नगर परिषद है, जो वो भी उस वक्फ की ज़मीन में आ रहा है। तो ऐसे मामले जो है आ रहे हैं, इस वजह से वो उसको तो देखिए, सीमित करने का मैं प्रयास आपकी कहीं बात ना कहीं। समझ रहा हूँ। आ रहा है, तो ये आ रहा है सिर्फ़ कहने से तो नहीं होता है ना। जो ये दावा कर रहा है कि वफ़्त में आ रहा है, उसके पास उस पेपर की ओरिजिनैलिटी है। उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उस ज़मीनों के। आप हमारे ऊपर ब्लेम कर सकते हो कोई भी चीज़ में। भाई, आस्था के विषय पे तो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला तय हो गया और कोर्ट ने भी माना कि आस्था के विषय पे हो रहा है। वहाँ थी मस्जिद ही पहले। अंबानी का मकान एंटीलिया बना हुआ है वफ़्त की ज़मीन पे, ठीक है ना? संसद भी जो है बात चल रही है कि देखिए, संसद में कोई भी बात चल रही हो, इनके कहने से बातें नहीं होंगी। अगर ये बिल पारित होता है और एक्ट बनता है तो मुझे लगता है देशव्यापी रोड पे लोग उतरेंगे, आंदोलन होगा और वो आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि सरकार कभी भी मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकती है। समाजवादी पार्टी और अन्य जो है जैसे इंडिया गठबंधन या जी। अन्य पार्टी जो भी है, वो फिलहाल विरोध कर रही है। हाँ, लगता है सफल हो पाएगा। 100% सफल होगा। विरोध होता है तो विरोध तरीके से हो रहा है ना। संविधान ने जो हमें आर्टिकल्स की ताकत दी है, वो आर्टिकल्स ये कहते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें, आर्टिकल 25 टू 28 बोलता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और राइट्स ऑफ माइनॉरिटी हैं आर्टिकल 29 से 31 तक। उसमें हमें ये राइट्स है कि हम अपनी चीज़ों को कुछ भी कर सकते हैं। यू आर नो वन टू इंटरफियर इन बिटवीन। सरकार के अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान जो है कहा कि 4 साल बाद इसका प्रभाव दिखेगा अगर लागू होता है तो। भाई, सच्चर कमेटी की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ये वफ़्त की प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ कर ले सरकार, तो 12,000 करोड़ रुपए का रोज़गार आने लगेगा। ठीक है, क्या आप धार्मिक स्थलों से आप रोज़गार पैदा करेंगे? कब्रिस्तान और शमशान से आप रोज़गार पैदा करेंगे? आप किसी मस्जिद से रोज़गार पैदा करेंगे? अगर यही है तो मैं कहना चाहूँगा कि बाबा जी ने इतना बड़ा महाकुंभ कराया, तो वो भी रोज़गार का एक ज़रिया बनाया उन्होंने। उन्होंने कमाने का एक ज़रिया बनाया, वो धार्मिक विषय तो रही नहीं गया ना फिर। आप संसद में अमित शाह जी जो बोल रहे हैं, भाई बड़े नेता हैं और सत्ता में, तो उनको छूट है कुछ भी बोलने की, वो कुछ भी बोलें। मगर वफ़ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें सरकार का कोई भी रूल और नियम लागू नहीं होता। इसमें वफ़ के नियम लागू होते हैं और संविधान ने हमें ये ताकत दी है कि ऑल आप लागू कीजिए इन चीज़ों को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि अगर ये नियम लागू हो जाता है, नियम बन जाता है,
तो वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या समाजवादी पार्टी भी आंदोलन करेगी, सड़कों पर साथ होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जब इतना प्रखर होकर मुखर होकर संसद में विरोध कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने ये हमें सिखाया है, हमारे लोहिया जी ने भी हमें ये बताया है कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती हैं। आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिहाद को पेश करना, एहतजाज को दर्ज कराना, ये जो होता है ये तो हमारा राइट है, संविधान ने हमें दिया है। तो बिल्कुल हम करेंगे सड़कों पे इस तरीके का आंदोलन, मगर उस आंदोलन में आवाम या सरकारी किसी संपत्ति का नुकसान या हनन करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होता। उस आंदोलन में हमें सिर्फ ये दिखाना होता है कि सरकार तक मेरे मंसूबे, मेरी बातें पहुँचें कि आप ज़बरदस्ती का अत्याचार एक पर्सनल मुस्लिम कौम को पकड़ के करना चाहते हो। अरे विकास के मुद्दों पे बात कीजिए ना। आप कहाँ करते हो विकास के मुद्दों पे बात? जॉन नीरव मोदी को पकड़ के लेके आओ, 20,000 करोड़ का लोन है, आज संजय सिंह ने भी कहा ले लो उससे 12,000 करोड़ रुपए, दो ना रोजगार। आप क्या रोजगार आप वफ की प्रॉपर्टी से दोगे? खाली आपके पास बजट नहीं होता रोजगार के लिए? 2 करोड़ रोजगार साल का देने वाले थे, आप 16 करोड़ रोजगार खा के बैठ गए हो और आप रोजगार की बात कर रहे हो। और वफ कमेटी में हर तरीके से मुस्लिम सदस्य और मुस्लिम मेंबर होते हैं। वो तो क्लियर कर दिए कि मुस्लिम ही रहेंगे। नहीं, मुस्लिम ही कैसे रहेंगे जब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बॉडी से और ब्यूरोक्रेसी से उसकी आप इंटरवेंशन कराएंगे, जहाँ का जिला अधिकारी वो उस कमेटी का हेड होगा, तो आप कैसे कह रहे हो कि वो मुस्लिम होगा? कितने जिला अधिकारी और आईपीएस मुस्लिम हैं आप बताइए समाज में? गिने चुने लोग हैं। आप मंदिरों के ट्रस्ट चलाते हो, आपके यहाँ मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, आपके अपने पर्सनल लॉज होते हैं, हिंदू इंटरवेंशन लॉज हैं, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि मंदिरों के किसी भी ट्रस्ट में एक, आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक मुसलमान का नाम आता हो या मुसलमान अधिकारी वहाँ का बंदा उसमें ट्रस्ट में मेंबर होता हो या अध्यक्ष होता हो? आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी बड़े मंदिर, किसी जगहों के ट्रस्ट में वहाँ का डीएम मुस्लिम है तो वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं माना जाता है, उसके नीचे का सबॉर्डिनेट जो नॉन मुस्लिम है वो इस ट्रस्ट का मेंबर माना जाता है। आप होते कौन हो ये इंप्लीमेंट करने वाले कि मुसलमानों की कमेटीज़ में आपका इंटरफेरेंस होगा? ये सब तरीका है देश में हिंदू मुस्लिम की चीज़ों को बढ़ावा देने का, जो सरकार ये जान रही है कि ये पूरी तरीके से हर चीज़ों में विफल रही है। इनके पास रोज़गार नहीं है, इनके पास बेरोज़गारी चरम पे है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास एजुकेशन नहीं है। आपका दुर्भाग्य है देश का कि यूपी में शिक्षा बजट कम किया जाता है। आपको मालूम है कितने बच्चे जो हैं पढ़ाई से महरूम रह गए हैं? 7 लाख बच्चे के करीब ऐसे हैं जिनको तालीम नहीं मिल रही है प्राइमरी स्कूलों में, और इनका मुद्दा सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, प्राइवेटाइजेशन तो वो तो चल ही रहा है। आप ये बताइए पूरे दुनिया हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संपत्ति अगर किसी के पास है तो रेलवे और डिफेंस की है, मानते हैं आप ना? उसके बाद आती है वफ की प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर पर वफ आती है। आप रेलवे बेच रहे हो, डिफेंस की ज़मीनें बिक रही हैं, चाइना घुसता चला आ रहा है, लाल आंखें दिखाने की बात करते हो आप वो तो रोक नहीं पा रहे हो। तो जो सरकारी धरोहर है उसको बेचने का अधिकार आपको किसने दे दिया? जितना आप, ताजमहल क्या है बताइए आप? दैट इज़ अ वफ प्रॉपर्टी 2005 के एक्ट के थ्रू। लाल किला क्या है आप बताइए? कुतुब मीनार क्या है आप बताइए? जहाँ से टूरिज्म लेके आते हो ना, ये सब वफ की प्रॉपर्टीज़ हैं। हिंदुस्तान का जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा देता है, ये सब कहीं ना कहीं वफ की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, वफ बोर्ड में आते हैं। सब आप ले लोगे, सब आप एक्वायर कर लोगे, वहाँ से रोज़गार पैदा करोगे। आप आगे हमें जाने का मौका नहीं दोगे। आप इस, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपोज करेगी। समाजवादी पार्टी अभी भी अपोज कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा इस बात का अपोज करेंगे। और पार्टी का अगर प्रोटोकॉल और आदेश होगा कि हमें रोडों पे आंदोलन और अपना एहतजाज दर्ज कराना है, कि हमारी नाराज़गी है इस आदेश से, अगर बिल में एक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम सड़कों पे ज़रूर उतरेंगे, पूरा आंदोलन होगा। प्रोटेस्ट जो होगा वो साइलेंट होगा, पीसफुल होगा, उसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही होगा। 4 साल पहले CNRC NPR जैसे मुद्दों पर जो है मुसलमान काफ़ी हद तक जो है सड़कों पर उतरे और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए देश भर में। जी, लगता है कि इस बार भी इस तरह के हालात बन सकते हैं? ये माहौल ऐसा बनाना चाहती है सरकार, हालात बन नहीं सकते हैं। सरकार का मोटो ही है कि ये हालात बने, और ये हालात बनेंगे तो सबसे बड़े प्रदेश यूपी में जो 2027 में इलेक्शन होने हैं उसमें उनको पोलराइज करना है हमारे हिंदू भाइयों को। बिहार के इलेक्शन सर पे आ गए हैं, उसका असर दिखाना हो पाएगा। जिस तरह से नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया, अयोध्या तक हार गए, ऐसे में लगता है कि हो पाएगा। अब आप एक चीज़ बताइए, राम मंदिर एक बहुत बड़ा धार्मिक आस्था का विषय है, उसको भी इन लोगों ने बेचने का विषय किया। सरकार में आप ये समझ लीजिए राम मंदिर को मुद्दा बना के इन्होंने लोकसभा में यूपी जीतना चाहा, मगर भगवान राम जो हैं, श्री राम जी जो हैं, वो भगवान है, वो इंसान नहीं लाया है उनको।
हर भगवान को ये पता है इंसान कहाँ मेरा सौदा करने जा रहा है। जिस पथ से चल के आए थे राम जी, उस पथ से चल के अयोध्या तक एक सीट नहीं जीती है लेकिन भाजपा। उपचुनाव में जो है देखिए उपचुनाव तो सत्ता का चुनाव होता है ना, उपचुनाव तो सत्ता का चुनाव है ना। वो तो प्रशासन को दबाव में लेके मुस्लिम वोटर्स को मूव ना करने दिया जाए। आपने देखा होगा प्रदीप यादव का एक बहुत बड़ा मैटर सामने आया उपचुनाव में। मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इतना प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप वोट ना देने जा पाओ। रास्तों में इतनी पुलिस खड़ी कर दी जाती है जैसे कर्फ्यू का माहौल हो गया हो। आधार चेक किए जाते हैं, उसके बाद लाठी मारी जाती है। तो ये सब दबाव है जो सरकार बनाना चाहती है। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी एक्ट लाते हैं या बिल लाते हैं, 20% ऐसे लोग होंगे जो ढोल ढोल ताशे और नगाड़े बजा के इसका स्वागत करते हैं। 80% लोग अभी भी बेसिक मुद्दे मानते हैं कि लाओ भैया तालीम दो, रोज़गार दो हमको। वो कहाँ देती है सरकार? कब तक इन मुद्दों पे लड़ाओगे आपस में लोगों को? जिसकी जो चीज़ है उसको मिलेगी। अगर आप इतने ही डरे हुए नहीं हैं तो आपने क्यों कह दिया इस लॉ, इस एक्ट को, अगर ये बिल अगर एक्ट बनता है तो ये ट्रिब्यूनल में चैलेंज होकर आगे नहीं जाएगा, कोर्ट इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। आप में दम है तो बोलो ना कि अगर कुछ गलत कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। मुझे पूरे यकीन है कि अगर वहाँ तक जाएगा तो पेपर के बिना पे हमें न्याय मिलेगा। और वफ़ की प्रॉपर्टी हमारी अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़, हमारे बाप दादा की चीज़ें हैं, वो प्राइवेट चीज़ें हैं। आप गवर्नमेंट के एंड से कैसे उनको एनरोल कर सकते हो, आप बताइए। ये बिल ला करके या एक्ट ला करके कहीं ना कहीं वक्फ की जो शक्ति है उसको कम करने का प्रयास ऐसा लग रहा वफ़ की देखिए कोई गलत चीज़ें है ही नहीं। वफ़ की शक्ति है ही क्या, या उनके पास क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो वफ़ को डील करता है या चीज़ें बनाता है। हमारी अपनी कमेटी होती है। अगर किसी प्रॉपर्टी के पेपर को हम वफ़ बताते हैं और आप लेके आते हो मानो उस पेपर को, ये मेरी चीज़ है, हम इसको वफ़ करना चाहते हैं, और कोई तीसरा आके क्लेम करता है ये मेरी चीज़ है, तो वो ट्रिब्यूनल में जाता है। वहाँ एक डीजे लेवल के जज होते हैं, वहाँ पे एक जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है, और एक मुस्लिम लॉ का जानकार होता है। उन पेपर को स्टडी करने के बाद अगर वो लगता है वफ़ की चीज़ें हैं, लीगली वो बंदा सही है, तभी उसको वफ़ माना जाता है, वरना वो निडाई क्यों होता है। अगर वफ़ हो भी गया और आपको लगता है कि ये गलत वफ़ हुआ है, तो आपके सामने सारे रास्ते खुले हैं ना, ट्रिब्यूनल खुला है, हाई कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट खुला है, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूव करो ना कि ये आपकी चीज़ें हैं। तो ये गलत हो रहा है जो भी देश में हो रहा है, ये तानाशाही है पूरी इस सरकार की, और ये अब इनके ज़वाल का वक्त आ गया है इंशाल्लाह। मतलब अब इनके गिरने का वक्त आ गया है। अभी तो जिस हिसाब से जो है फिलहाल ये वक्फ का बिल पेश कर रहा है उस तरह से समर्थन मिल रहा है, उस तरह से लगता तो नहीं है। समर्थन देने वाले भी मक्कार लोग हैं ना। आप बताइए कौन है समर्थन देने वाला? नीतीश कुमार है ना, उनको क्या बोलते हैं? तेजस्वी यादव जी हैं। बताइए, दल बदलू चाचा है ना वो, जहाँ जिधर भारी दिखा उनको उधर टनक लिए। नायडू जी हैं, उनको देख लीजिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए बैठे हुए हैं, दोनों ही पार्टियां जो टोपी है लगा के। पहले मेरी बात मुकम्मल होने दिए, है ना। आप देख लीजिए ना, जयंत चौधरी को देख लीजिए, आज सपा के बनाया हुआ इंसान जयंत चौधरी जैन चौधरी। अपॉर्चुनिस्ट होकर भाजपा ज्वाइन कर लिया। खुद की कोई 2 पैसे की वक़्त नहीं है इनकी, ठीक है ना। ये चारों पांचों चेहरे जो आए समर्थन में वफ़ के बिल में, ये टोपी लगा के रमज़ान में हर घर जाके रफ्तारी कर रहे थे। मुस्लिम वोट्स लेते हैं ये। तो मैं उन मुसलमान वोटर्स को भी आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से, ऐसे मक्कार लोगों से जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, उनसे अलर्ट हो जाइए और इनको सबक सिखाइए। इलेक्शन में वो वोट की ताकत इनको सबक सिखाएगी। आने तो दीजिए बिल, आप अभी एक्ट बनने तो दीजिए इसको। धन्यवाद। आप थे हमारे साथ में गुफरान सैफी जी, जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर जो है जो जयंत चौधरी या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू हैं, इन लोगों को वोट देने जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट दिया, उसको किस तरह से ये लोग भ्रमित या कर रहे हैं, ऐसा गुफरान सैफी जी का कहना है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।